सभी को नमस्कार। और पिछले वीडियो में हमारे क्वेश्चन हो गए थे पारिवारिक कानून तक हो गए थे। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी सेवाएं बुनियादी सेवाएं कहलाती हैं? किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे कि अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हीं को कौन सी सेवाएं कहा जाता है? बुनियादी सेवाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं का था। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जो किसी वस्तु के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। जैसे कि यहाँ बिस्किट का उदाहरण है। तो बिस्किट में गेहूँ, आटा, चीनी, तेल, ये सभी क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। और बिस्किट जो है वो है अंतिम वस्तु। तो जब हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का आकलन करते हैं तो उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का योग शामिल नहीं किया जाता। जो अंतिम वस्तुएं हैं उनके योग को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न था न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए यानी कि उचित बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार क्या कुछ कार्य कर सकती है? ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, वैश्वीकरण जो है, इस वैश्वीकरण की प्रोसेस में जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन विकासशील जो देश हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। तो इनको तो बेनिफिट मिल रहा है विकसित देशों को, लेकिन जो विकासशील देश हैं वो विकासशील देश पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो वैश्वीकरण है वो क्या होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए। इस न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सरकार इसे संभव बनाने के लिए कुछ काम कर सकती है, कुछ नीतियों को वो उपयोग में ले सकती है। जैसे कि सभी लोगों के हितों का संरक्षण होना चाहिए, सभी लोगों के हितों के ध्यान रखा जाए। किसी एक व्यक्ति को लाभ मिले ऐसा जरूरी नहीं है। वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो, श्रमिकों के जो कानून हैं वो सही प्रकार से लागू हों, श्रमिकों को अपने अधिकार मिलें। छोटे जो उत्पादक हैं उनके कार्य की योग्यता को बढ़ाने के लिए, उनकी निपुणता को बढ़ाने के लिए, कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद करे सरकार जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं हो जाएं, सक्षम नहीं हो जाएं। और जब वो योग्य बन जाए तब उसको आर्थिक सहायता देना बंद कर दें। तो ये कुछ यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग भी करे। बाहर से ज़्यादा पैसा फ्लो होकर के आ रहा है जिससे हमें अगर नुकसान हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में निवेश अवरोधकों का उपयोग भी सरकार को करना चाहिए ताकि हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको लाभ मिल सके। तो ये कुछ काम है जो किए जा सकते हैं। और देखिए, कुछ एक बातें और हमारे सामने। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हित वाले विकासशील देश मिलकर के लड़ सकते हैं, अपनी मांग उठा सकते हैं कि भाई हमें भी समानता रूपी अधिकार मिलने चाहिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का मतलब ये हो गया कि विकास ऐसा हो जो लंबे समय तक प्रकृति उसे धारण करके रख सके। तो हमारा जो विकास है वो विकास का स्तर ऊंचा हो, और अगर ऊंचा नहीं हो रहा तो कम से कम उस लेवल पर तो बना रहे भाई ये हमारा विकास का स्तर है, ये ऊपर जाना चाहिए। अगर ये ऊपर नहीं जा पा रहा तो कम से कम इसे इस लेवल पर हम बना करके तो रखें, इसे नीचे तो नहीं जाने दें। प्रकृति का नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे विकास का स्तर नीचे जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। तो हमारे जो संसाधन हैं वो हमारे काम भी आए हैं और भावी पीढ़ी के लिए उनको बचा करके भी रखा जा सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं और यही विकास की धारणीयता है। हम अंधी दौड़ में शामिल न हो, हम इस प्रकार का विकास करें कि वो हमारे लिए भी उपयोगी हो और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य की जो पीढ़ी है, उनके लिए भी उपयोगी हो। तो जो गैर नवीनीकरण से संबंधित संसाधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इस प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उन पर हमें ध्यान देना होगा
और नए नए जो हमारे विकल्प हैं ऊर्जा से संबंधित या अन्य संसाधनों से संबंधित, उनके बारे में हमें थोड़ा गौर करना होगा, ध्यान देना होगा। अब जैसे कि कच्चा तेल है, गैर नवीनीकरण संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि इसकी जगह कोई दूसरा विकल्प खोजें। जैसे कि यहाँ देखिए नवीनीकरण संसाधन, गैर नवीनीकरण संसाधन, तो जाहिर सी बात है जिनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, जिनका रिन्यूअल नहीं किया जा सकता, वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये विकास की धारणीयता में ये बिंदु हम लोग शामिल कर सकते हैं। अगले खंड 6 के प्रश्न हैं जो बड़े हैं, इनमें हम डिटेल में जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो मैं आपको बुक के पेजेस दिखा रहा हूँ और वहाँ से आप वीडियो को रोक करके और उन्हें पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं कि भाई ये पेज यहाँ दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ये प्रश्न है बुनकरों का क्या हुआ। तो बुनकर परेशान होने लगे थे और कुछ बुनकरों ने अपने घर बार छोड़ दिए। अंग्रेज़ों ने क्या किया, गुमास्ताओं को नियुक्त कर दिया। देखिए यहाँ वेतनभोगी कर्मचारी गुमास्ता नियुक्त कर दिए जो उनके ऊपर हमेशा निगरानी रखा करते थे। तो बुनकर बहुत परेशान हुए। इसी का प्रश्न है अथवा में कि वस्तुओं के लिए बाज़ार में विज्ञापन का क्या महत्व होता है। वस्तुओं के लिए बाज़ार, तो तरह तरह की जो चीज़ें बनती हैं उनमें विज्ञापनों का बहुत अधिक महत्व होता है। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो छोटे जो ग्राइव वाटर बनाया करते थे, उन्हें ग्राइव वाटर पे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगा दिया करते थे, फोटो लगा दिया करते थे, जिससे लोग प्रभावित हों कि देखो भगवान श्री कृष्ण की छवि इस पर बनी हुई है, तो इसका मतलब ये बच्चों के लिए सुरक्षित है। इस प्रकार के चित्र बना करके आजकल भी ऐसे ही चलते हैं। देखिए विज्ञापन, तरह तरह के विज्ञापन टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों में आजकल तो खूब चलन है। देखिए होर्डिंग्स दीवारों पर, इस प्रकार का चलन पहले भी था। और अपनी चीज़ को बेचने के लिए, सामान को बेचने के लिए इस प्रकार की का उपयोग किया करते थे। तरह तरह के जो लेबल लगाया करते थे, मेड इन मैनचेस्टर लिखा करते थे, इस प्रकार के विज्ञापनों का उपयोग किया करते थे। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। तो देखिए सिंचाई के लिए पानी, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन के लिए आंतरिक नौ संचालन, नाव चलाई जा सकती है, मत्स्य पालन, ये कुछ इसके लाभ हैं। भूगोल की बुक में दिया हुआ तीसरे पार्ट में। ये इसकी हानियाँ, प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, अत्यधिक तलछट जलाशय की तली में जमा हो जाती है, तो नदी का मार्ग चट्टानी हो जाता है, नदी टुकड़ों में बढ़ जाती है, जानवरों को भी बहुत परेशानी होती है। ये कुछ इसकी हानियाँ हो गई। वर्षा जल संग्रहण का जो है क्वेश्चन, वो भी इसी पार्ट का है अथवा में जो दिया हुआ है। तो कुल या गुल जैसी वाहिकाएं, धाराएं बदल करके सिंचाई के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, छत वर्षा जल संग्रहण बहुत उपयोगी हमारे लिए। जैसलमेर में खडीन, जिसे यहाँ खादीन लिखा हुआ है, जोहड़ आदि का उपयोग किया जा सकता है। फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो स्थान है यहाँ पर देखिए भूमिगत टाँके बनाए जाते हैं, पानी इकट्ठा किया जाता है। कमरे के बड़े आकार जितना बड़ा होता है ये, ठीक है, और इसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसे हम पालर पानी के नाम से जानते हैं। ये देखिए टाँका, वर्षा जल की अगली ऋतु तक पानी संग्रहित किया जाता है, पालर पानी के नाम से जानते हैं। संघवाद के पाठ में से
हमसे पूछा गया है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। देखिए दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, उनके अपने अपने अस्तित्व होता है, प्राधिकार की गारंटी देती है, उन्हें आय के स्रोत क्या होंगे, ये सारे प्रावधान होते हैं। तो ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं जिनमें से हमें 4 बताने हैं। लोकतांत्रिक की बुक में और संघवाद का जो पाठ है उसमें है ये। अगला प्रश्न है विधायी अधिकारों को संघीय सूची देखिए संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जा सकता है। संघीय सूची संघ से संबंधित है ना, केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेती है, जैसे कि हमारी भारत की सुरक्षा से संबंधित विदेशी मामले हैं, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, इनसे संबंधित जितनी भी नीतियां हैं वो सब कौन बनाती है, संघ सरकार बनाती है। संघ सूची के विषय हैं ये। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये राज्य सरकार का काम है भाई, है ना। और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये विषय शामिल किए जाते हैं। भाई आप इसमें वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट नोट करना और ढंग से पढ़ाई करना भैया ना। बैंक कौन कौन से काम करता है? देखिए भाई, बैंक जमा करता, हम जो पैसे जमा करवाते हैं। बैंक चेक की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। और बैंक हमें ऋण भी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा ऑनलाइन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं भी बैंक हमें उपलब्ध करवाता है। तो हमें 3 बातें लिखनी थी इससे संबंधित। तो इसी का एक प्रश्न और था कि बैंक अपने पास में 15% रखता है और बाकी ऋण के लिए दे देता है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट दी हुई है हमारी अर्थशास्त्र की बुक में। तो अर्थशास्त्र की बुक में मुद्रा और साख का जो पाठ है वहाँ ये बात स्पष्ट दी हुई है कि बैंक नगद के रूप में रखता है 15% और बाकी का उपयोग वो बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल में लेता है। तो ये बातें हमें यहाँ इस पेज पर मिलती है अर्थशास्त्र का मुद्रा और साख का जो पाठ है उसमें। भारत में राष्ट्रवाद का जो पाठ है उसमें आपको ये नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी मिल जाएगी भाई। 11 मांगे रखी गई लॉर्ड इरविन के सामने, 11 मार्च तक का समय दिया गया, माना नहीं वो। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने 78 विश्वसनीय जो उनके वॉलंटियर थे, स्वयंसेवक थे, उनके साथ में और साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर दी 12 मार्च 1930 को। और ये यात्रा उनकी 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके उन्होंने नमक बना करके नमक के कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए क्या किया? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है पुरानी परीक्षाओं में। तो अस्पृश्यता को दूर करने के लिए ये सविनय अवज्ञा की जो सीमाएं हैं, इस पॉइंट में सारी बातें मिल जाएंगी आपको। देखिए कुछ हाईलाइट कर लेते हैं। अछूतों को हरिजन कहा, ईश्वर की संतान बताया, तालाबों सड़कों कुओं में समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया, मैला ढोने वालों के काम की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ किया। तो इस प्रकार के काम किए थे महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए। प्रश्न है राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां? भाई पहला तो है आंतरिक लोकतंत्र का न होना। ये लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों का जो पाठ है उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा वंशवाद की चुनौती, अपने वंश पर ध्यान देते हैं। तीसरा पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ। और चौथी चुनौती विकल्पहीनता की स्थिति। विकल्प नहीं है किसी के पास, राजनीतिक दल ऐसे हैं सभी एक जैसे से नजर आते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य, दल चुनाव लड़ते हैं, दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं, पार्टियां ही देश में कानून का निर्माण करती है, दल ही सरकार बनाते हैं, यही पक्ष विपक्ष का काम करते हैं, बड़े बड़े फैसले भी यही लेते हैं, चुनाव हारने के बाद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं,
जनमत निर्माण करते हैं और दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार के द्वारा चलाए गए जो कल्याणकारी कार्यक्रम है वहाँ तक जनता की पहुँच को बनाते हैं। जिसमें आपसे मानचित्र पूछे गए थे, तो मानचित्र में पहला पॉइंट था बल्लारी, ये रहा साहब बल्लारी कर्नाटक में। उसके बाद में दूसरा है चिकमंगलुरु, ये भी कर्नाटक में। उसके बाद में बेलाडिला, ये रहा साहब छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में मयूरभंज, मोर नाचा और उड़ गया, उड़ीसा में। और अथवा में जो इसके दिया हुआ था उसमें आणविक पूछे हुए थे, आणविक संयंत्र के, तो ये पहला नरोरा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में रावत भाटा राजस्थान में, जिला चित्तौड़ लगता है, निकट है ये कोटा के। तारापुर महाराष्ट्र में। और कलपक्कम देखिए यहाँ तमिलनाडु में। तो भाई प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पेपर और आगे के जो बड़े जो प्रश्न है वो मैंने संक्षिप्त ही बताए, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताया। तो आप बुक से पढ़िएगा, इनको तैयार कीजिएगा। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।